डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने अभी तक स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ये सब पढ़ा था। अभी विल स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक। इवन हम लोग ने लास्ट लेक्चर पढ़ा था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, देन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हमने पढ़ा था। अभी लेट्स कंटिन्यू विद द बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। व्हाट डू मीन बाय बैलेंस्ड फोर्स? ये बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? जिस फोर्स पे आप अप्लाई करेंगे, सपोज फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, स्केच पेन है, अगर आपने इधर से फोर्स अप्लाई किया, आपने इधर से फोर्स अप्लाई किया और दोनों तरफ से फोर्स अप्लाई करने के बाद में भी अगर कोई पार्टिकल उसी पोजीशन पर है, इसका मतलब इसके ऊपर आपने बैलेंस्ड फोर्स अप्लाई किया है। आर यू गेटिंग मी? कहने मतलब ये हुआ कि अगर वो मूव नहीं हो रहा है और वो उसी पोजीशन पर है, इसका मतलब 100% उसके ऊपर बैलेंस फोर्स अप्लाई किया हुआ है। इज दैट क्लियर? अगर कोई पर्टिकुलर पार्टिकल रेस्ट पर है, आप यहां से उसको धक्का दे रहे हैं, आप यहां से धक्का दे रहे हैं, अगर वो पार्टिकल वहीं पर है, बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है, दिस क्लियरली मीन्स कि इस पार्टिकल के ऊपर बैलेंस्ड फोर्स अप्लाई हुआ है। आई होप इट्स क्लियर। सेकेंड थिंग, व्हाट डू मीन बाय अनबैलेंस्ड फोर्स? व्हाट डू मीन बाय अनबैलेंस्ड फोर्स? अभी अनबैलेंस मतलब क्या हुआ? अब जैसे ये पार्टिकल है, अभी यहां से आपने कोई धक्का नहीं दिया और आपने केवल एक ही तरफ से धक्का दिया, तो पार्टिकल विल मूव इन वन डायरेक्शन एंड देयरफॉर पार्टिकल अपना पोजीशन चेंज करेगा। पार्टिकल कोई भी रैंडम डायरेक्शन में जा सकता है, तो उसको बोलेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स। तो बैलेंस फोर्स की वजह से पार्टिकल जिस पोजीशन पर है हमेशा वो उसी पोजीशन पे रहेगा। लेकिन अगर आपने अनबैलेंस फोर्स अप्लाई किया, इसका मीनिंग ये हुआ कि वो पार्टिकल को अपना पोजीशन चेंज करना पड़ेगा। ये चीज आपको क्लियर हो गई? रिमेंबर, बैलेंस फोर्स हुआ तो पार्टिकल वहीं पे रहेगा, अनबैलेंस फोर्स हुआ then particle will change its position. Is that clear? अच्छा, वो कौन से डायरेक्शन में जाएगा ये डिपेंड करता है कि आपने कितना डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन से अप्लाई किया है। आर यू गेटिंग मी? सो अनबैलेंस फोर्स की वजह से पार्टिकल विल मूव, और बैलेंस फोर्स है तो पार्टिकल विल रिमेन एट द सेम पोजीशन ओनली। सो ये था आपका बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। इज दैट क्लियर? नाउ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अभी ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली न्यूटन ने आप देखा रहेगा कि एक बहुत वर्सेटाइल साइंटिस्ट था, और एक्चुअली देखा जाए तो उसने अपनी जितने भी जो सबसे पहले जो लॉज थे वो मैकेनिक्स में, मतलब इसके लॉज ऑफ मोशन के बारे में किया था, और ये लॉज आज भी वैलिड है एंड दे आर वेरी वेरी हाईली सक्सेसफुल। सुपर डुपर हिट है वो, कोई भी दूसरा आदमी इसके आसपास भी नहीं पहुंच पाया। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा से सक्सेसफुल रहा है, वो दूसरे फील्ड में बहुत मार खाया। फॉर एग्जाम्पल, जब लोगों ने बोला कि लाइट के बारे में बोलो, तो सबसे पहले जो अपना थ्योरी है वो न्यूटन ने दिया था, वो कंप्लीटली रॉन्ग हो गया। जब लोगों ने बोला कि साउंड के बारे में बोलो, तो सबसे पहले न्यूटन ही बोला था, लेकिन उसने भी कैलकुलेशन उसका रॉन्ग हुआ था। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो मैकेनिक्स में है, लॉज ऑफ मोशन में, उसके जो ये जो तीनों लॉज है एकदम सुपर हिट है एंड एकदम सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल। अगर एक्चुअली देखा जाए तो प्रैक्टिकली ये चीज सबको ही मालूम है, लेकिन हम लोग ऐसा पहले बोल नहीं पाए थे, और न्यूटन ने पहले बोल दिया, इसलिए उसका नाम हो गया न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। आई होप यू गॉट इट। इसकी जगह पे कोई भी आदमी दूसरा होता कि भाई उसने अगर ये इसके बारे में बोला होता तो वो उसका लॉ हो जाता था, उस समय आप थे नहीं, अदरवाइज आपका भी लॉ हो सकता था। अभी देखो ये तीन लॉज क्या है, वेरी वेरी सिंपल। अगर मान लो सपोज फॉर एग्जांपल न्यूटन ने क्या बोला, अगर ये पार्टिकल यहाँ पे पड़ा है तो पड़ा ही रहेगा। आई रिपीट, बस इतना ही बोला उसने। उसने क्या बोला, अगर कोई पार्टिकल यहाँ पे पड़ा है तो पड़ा ही रहेगा। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, खत्म। हम लोग हिंदी में बोले, वो उसने इंग्लिश में बोल दिया रहेगा, बाकी स्टेटमेंट वही है। अगर कोई पार्टिकल यहाँ पे पड़ा है तो पड़ा ही रहेगा, जब तक कोई ढाप के लेके नहीं जाएगा। आई मीन टू से कि जब तक कोई इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेगा, तो तब तक वो पार्टिकल वहीं पे रहेगा। मतलब अगर आपने फोर्स अप्लाई किया, कौन सा अनबैलेंस फोर्स, तो वो मूव करेगा, और जब तक आपने कोई अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं किया तो वो पार्टिकल वहीं पे पड़ा रहेगा। ये आपको ही मालूम है, मेरे को मालूम है, और हम लोग रोज देखते भी है। अगर मान लो मैंने ये स्केल यहाँ पे रखा है तो स्केल यहीं पे रहेगी, कोई जब तक कोई लेके नहीं जाएगा, जब तक उसको मैं धक्का नहीं दूंगा तब तो स्केल यहीं पे रहेगी। आपको मालूम है, मेरे को भी मालूम है, लेकिन क्या हुआ कि न्यूटन ने पहले बोल दिया, ये न्यूटन का लॉ है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो गया। बाकी
लॉ सिंपल ना, कितना सिंपल है। अगर कोई पार्टिकल वहां पे पड़ा है तो वो पड़ा ही रहेगा, बस ये न्यूटन फर्स्ट लॉ हो गया। लेकिन उसको इंग्लिश में आप कैसा बोलेंगे? एवरी पार्टिकल, एवरी पार्टिकल। अच्छा, पार्टिकल मतलब क्या? उसमें जिसमें जान नहीं है, तो उसको बोलेंगे इनएनिमेट बॉडी। इनएनिमेट मतलब जिसके अंदर जान नहीं है। सो एवरी इनएनिमेट बॉडी कंटिन्यू टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। एवरी इनएनिमेट बॉडी, इनएनिमेट मतलब जिसमें जान नहीं है। आप मालूम इस अंबुजा सीमेंट, इसमें जान है, लेकिन जान नहीं होता, वैसे एडवर्टाइज में बोलते हैं, अदरवाइज अंबुजा सीमेंट में जान नहीं होता। देखिए भी देखिए जरा, एवरी इनएनिमेट बॉडी कंटिन्यू टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन along straight line unless any external unbalanced force acts on it। जब तक उसके ऊपर कोई external unbalanced force act नहीं होगा, तब तक वो particle will continue to maintain the same state of rest or uniform motion। I hope you got it। Every particle continue to maintain its state of rest or uniform motion along straight line unless any external unbalanced force acts on it। I repeat, a very important statement, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और आपको आना चाहिए। ये एक्चुअली ये तीनों लॉज आपको लर्न होना चाहिए अंडर एनी सर्कमस्टेंस। बहुत सिंपल है ना? कितना सिंपल कि कोई पार्टिकल अपनी जगह पे पड़ा है तो वो पड़ा ही रहेगा, जब तक कोई इसके ऊपर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं होगा तब तक वो वहीं पे रहेगा। लेकिन आपको बोलना इंग्लिश में है, एवरी पार्टिकल कंटिन्यू टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन अनलेस it is acted upon by an external unbalanced force। unless it is acted upon by an external unbalanced force। जब तक वो पार्टिकल वहां पर है वो हमेशा वहीं पे रहेगा, तब तक आप उसके ऊपर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स यूज नहीं करेंगे, तब तक वो वहीं पे रहेगा। ये था आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। आर यू गेटिंग मी? एकदम सिंपल, वेरी गुड। अगर कोई पार्टिकल एक डायरेक्शन में है तो आप उसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा। अगर वो रेस्ट पर है तो जब तक आपके उसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो रेस्ट पर ही रहेगा। आई होप यू गॉट इट। तो कहना मतलब ये हुआ, ये था आपका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। वेरी सिंपल। अब चलते हैं आगे। अब इसने क्या बोला? सेकंड वाला। उसके पहले आपको एक चीज मालूम होना चाहिए, वो है आपको मोमेंटम। व्हाट डू यू मीन बाय मोमेंटम? ये मोमेंटम क्या होता है? एक सिंपल, कोई भी ऑब्जेक्ट है, आपने बॉल लिया, फुटबॉल लिया, उसका एक मास होता है, इसे क्लियर। अच्छा, अगर आप उसको फोर्स अप्लाई करेंगे, मतलब उसको हिट मारेंगे, उसको फटका मारेंगे। अच्छा, एक्चुअली दो चीज याद रखना है, एक होता है फोर्स, जब उसको आप धक्का देंगे तो वो फोर्स होता है, और एक आप जोर से उसको फटके मारते हैं ना, उसको बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्स। ये जरा वर्ड याद करना, हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय इम्पल्स वगैरह। अब इतना याद रखो कि जैसे आपने हल्का सा जोर से फटका मारा, तो किसी चीज को आपने जोर से सब गुस्सा मारेंगे ना, तो गुस्सा मारेंगे तो वो होता है इम्पल्सिव फोर्स। क्या होता है? इम्पल्सिव फोर्स। और अगर मान लो हम लोग किसी जैसे बाइक उसको आप धक्का दे रहे हैं स्लोली उसका मोमेंटम करने के लिए, तो वो होता है आपका नॉर्मल फोर्स। आई होप यू गॉट इट। तो अगर कोई पार्टिकल, उसका मास, हर एक पार्टिकल मास होता है। हम फिजिक्स में आप ध्यान रखिए कि जब कभी भी आप कोई भी चीज एक्सप्लेन करेंगे तो ये मानना पड़ेगा कि उसमें वेट है, उसमें मास है। देखिए, तो पार्टिकल का मास है। ओके, अभी अगर वो पार्टिकल रेस्ट पर है तो हम डिस्कस किया था, इट्स वेलोसिटी विल बी जीरो। वेलोसिटी विल बी जीरो। तो एक्चुअली मोमेंटम क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास एंड वेलोसिटी को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मोमेंटम मिलेगा। क्या मिलेगा? मोमेंटम। सो व्हाट्स मोमेंटम? मास इनटू वेलोसिटी। व्हाट्स मोमेंटम? मास इनटू वेलोसिटी। व्हाट्स मोमेंटम? मास इनटू वेलोसिटी। आई होप यू गॉट इट। अच्छा, मुझे बोलो, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास? किलोग्राम। यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। यूनिट ऑफ स्पीड मीटर पर सेकेंड। तो उसका यूनिट क्या होगा? इट्स यूनिट विल बी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। यूनिट विल बी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इज दैट क्लियर? नाउ अगर पार्टिकल रेस्ट पर है तो मोमेंटम विल बी जीरो, क्योंकि उसका वेलोसिटी नहीं है। याद रखना, वेलोसिटी शुड बी देयर। अगर पार्टिकल रेस्ट पर है तो वेलोसिटी विल बी जीरो, एंड व्हेन वेलोसिटी इज जीरो देन मोमेंटम इज जीरो। मोमेंटम इज जीरो। अब आपने उस पे फोर्स अप्लाई किया, तो जब
आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसका स्पीड बढ़ेगा, उसका वेलोसिटी बढ़ेगा। तो जो वेलोसिटी है मतलब उसके पास मोमेंटम है। आई होप यू गॉट इट। तो आपको मीनिंग समझ गया मोमेंटम का। व्हाट्स अ मोमेंटम? इट्स मास इनटू वेलोसिटी। Mass into velocity is called as momentum. Is that clear? कोई डाउट? Now say please. इसके बेस पे हम लोग डिराइव करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। Is that clear? Now say please. अगर मान लो हमारे पास में एक जैसे अपनी स्फेरिकल एक बॉल लिया, फुटबॉल लिया, और आपने फुटबॉल को सामने रखा। अगर आपने फुटबॉल को सामने रखा और आप उस फुटबॉल को किक मारने का है, क्या करेंगे? इस फुटबॉल को आपको किक मारने का है। अगर आप फुटबॉल को किक मारेंगे तो सपोज फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला संदीप उस पर किक मारो, तो संदीप ऐसे एकदम पतला सा लड़का है, तो अगर वो किक मारेंगे तो क्या होगा? फुटबॉल यहाँ से वहां तक जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ यश आप उसको किक मारो, तो क्या होगा? जब यश किक मारेगा तो आपको मालूम ही है फुटबॉल फूट जाएगा। नहीं, मेरा कहना मतलब है इतना जोर से नहीं मारेगा। लेकिन अगर आपने यश को बोला कि यश किक मार, तो फुटबॉल क्या होगा? अपनी क्लास से एकदम सामने एकदम दूर चला जाएगा, 2 किलोमीटर लंबा चला जाएगा। इसका रीजन क्या है कि जब आपने पहले बोला था सपोज संदीप को कि उसको तुम किक मारो, तो क्या होगा? संदीप एकदम लाइक नाजुक आदमी है, तो उससे ज्यादा फोर्स अप्लाई नहीं हुआ, तो उसने फोर्स ज्यादा अप्लाई नहीं कर पाया। तो जब फोर्स कम हुआ तो क्या हुआ? अगर वो फुटबॉल का स्पीड भी कम ज्यादा बढ़ा। पहले तो जब फुटबॉल अपनी जगह पे था उसका मोमेंटम 0 था। मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी। क्योंकि वेलोसिटी 0 था तो मोमेंटम 0। तो पहले फुटबॉल का मोमेंटम 0, और जैसे आपने किक मारा तो उसका वेलोसिटी बढ़ेगा, और तो उसका मतलब मोमेंटम बढ़ेगा। अब मोमेंटम कितना बढ़ेगा ये किस पे डिपेंड करता है? आपने कितना जोर से फोर्स अप्लाई किया। मोर फोर्स मोर चेंज इन मोमेंटम, लेस फोर्स लेस चेंज इन मोमेंटम। अब फॉर एग्जांपल एक सिंपल है, अगर हम लोग कभी मस्ती करते हैं और अगर आप दोस्त आया और दोस्त ने जोर से पीछे आपको कभी बोलते हैं ना ओपनिंग को बेटू करते हैं ना आप लोग, तो अगर जोर से गुस्सा मारा तो मैं जोर से आवाज निकालता है। इसका मतलब क्या हुआ? जोर से गुस्सा मारा तो जोर से आवाज, कम गुस्सा मारा तो कम आवाज। सेम वे अगर आपने उस पर फुटबॉल को किक मारा तो जितना ज्यादा आपने फोर्स अप्लाई किया उतना वो फुटबॉल तेज भागेगा, उतना स्पीड से भागेगा। तो वो स्पीड किस पे डिपेंड करता है? आपने कितना फोर्स अप्लाई किया। किस पे डिपेंड करता है? आपने कितना फोर्स अप्लाई किया। मतलब मोर फोर्स मोर स्पीड। अच्छा, स्पीड इज रिलेटेड टू स्पीड इज इन मोमेंटम। तो हम इसका वेलोसिटी बजाय क्या बोलेंगे? मोमेंटम। सो मोर फोर्स मोर मोमेंटम, लेस फोर्स लेस मोमेंटम। अच्छा, पहले मोमेंटम 0 था, बाद में स्पीड बढ़ा, वो स्पीड बढ़ गया तो पहले फाइनल माइनस इनिशियल को चेंज इन मोमेंटम। क्या बोलेंगे? चेंज इन मोमेंटम। इसका मतलब वापस बोलो, वो चेंज इन मोमेंटम किस पे डिपेंड करेगा? आपने कितना फोर्स अप्लाई किया। आई होप यू गॉट इट। बस ये न्यूटन सेकंड लॉ हो गया। वो क्या बोलते हैं? द चेंज इन मोमेंटम, द चेंज इन मोमेंटम। अच्छा, चेंज इन मोमेंटम कितने टाइम के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको मैंने क्या बोला कि आपको उसको फटके मारना है, तो इट शुड बी इन वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। इट शुड बी इन वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। इज दैट क्लियर? तो कहना मतलब ये हुआ कि चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम इज कॉल्ड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। आई रिपीट, पहले फुटबॉल अपनी जगह पे था, उसके बाद में आपने फोर्स अप्लाई किया, मोमेंट उसका फुटबॉल तेज स्पीड से आगे मूव किया तो उसका वेलोसिटी बढ़ गया तो मोमेंटम बढ़ गया। तो पहले मोमेंटम था 0, बाद में ज्यादा, तो जब उसको हम माइनस करेंगे उसको बोलेंगे चेंज इन मोमेंटम। अपॉन टाइम करेंगे उसको बोलेंगे रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। आर यू गेटिंग मी? सो अब नया वर्ड अपने पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो ये किस पे डिपेंड करेगा? ये चेंज इन मोमेंटम डिपेंड करता है कि आपने कितना फोर्स अप्लाई किया है। तो आई मीन टू से हियर द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। मतलब वो चेंज इन मोमेंटम किसके प्रोपोर्शनल में? अप्लाइड फोर्स का। इसका मीनिंग क्या हुआ? अगर चेंज इन मोमेंटम ज्यादा मतलब अप्लाइड फोर्स ज्यादा, चेंज इन मोमेंटम कम अप्लाइड फोर्स कम, तो दोनों अगर मान लो प्रोपोर्शनली बढ़ता है ना, उसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। अच्छा, अब एक सिंपल, अगर आपने फुटबॉल को सामने किक मारा तो ऑब्वियसली फुटबॉल सामने जाएगा, पीछे थोड़ी जाएगा। वो किसको भी मालूम नहीं, अगर आप मेसी को भी मालूम है, रोनाल्डो को भी मालूम है कि अगर ऑब्वियसली अगर आपने फुटबॉल किक सामने मारा तो फुटबॉल सामने जाएगा। लेकिन न्यूटन ने बोल दिया कि जिस डायरेक्शन में आप किक मारेंगे और जो फुटबॉल है वो उस डायरेक्शन में जाएगा।
कोई बड़ी बात नहीं है, सबको ही मालूम है कि अगर आपने किक अगर सामने मारा है तो ऑब्वियसली फुटबॉल सामने ही जाएगा। तो लेकिन मैंने आपको पहले बोला ना कि न्यूटन ने बोल दिया पहले, तो ये न्यूटन का हो गया, अदरवाइज है बहुत सिंपल। वापस बोलो, न्यूटन दो सेकंड क्या था, द चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, बोले तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। मतलब मोर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोर फोर्स, लेस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। आर यू गेटिंग मी? तो स्टेटमेंट क्या बोलते हैं, rate of change of momentum is directly proportional to the applied force, is directly proportional to the applied force and takes place in a direction in which the force acts. जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगा उसी डायरेक्शन में उसका मोमेंटम चेंज होगा। ये हो गया आपका न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। आपको बार बार रिपीट करना है। मैंने क्या बोला, ये लॉस तो आपको लाइफ लॉन्ग आना चाहिए हर एक आदमी को, दिन में बार बार उसको 2 बार 3 बार रिपीट करो। एंड रिमेंबर, अगर आपने लाइफ में अगर आपको साइंस लेना आगे तो ये कंपल्सरी आपको आना ही चाहिए। आई होप गॉट इट। तो वापस बोलो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन अ डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट्स, इन विच द फोर्स एक्ट्स। आई होप यू गॉट इट। पक्का? आगे चलते हैं। अभी जरा देखो, इनिशियल मोमेंटम, पहले इनिशियल वेलोसिटी u था, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, mu। फाइनल मोमेंटम mv। ये बता को याद रखना है, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, v मतलब फाइनल वेलोसिटी। फुटबॉल का मास चेंज नहीं होता है, इसलिए मास को हमने नाम ऐसे रखा। इनिशियल मोमेंटम mu, फाइनल मोमेंटम mv। तो व्हाट डू मीन बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम? हमने डिस्कस किया था चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। व्हाट इज फाइनल मोमेंटम? mv। इनिशियल मोमेंटम mu अपॉन t। ऊपर चेंज क्या नहीं हुआ, मास, तो मास ले लो कॉमन, क्या बचेगा, v माइनस u अपॉन t। आई होप यू गॉट इट। अच्छा देखो, अभी लास्ट लेसन में क्या पढ़ा था, v minus u upon t. This is called as change in momentum upon time. This is called as change in momentum upon time. I hope you got it. V minus u upon t called as change in momentum upon time. Nothing but what? M A. Nothing but what? M into A. Because V minus u upon t is called as acceleration. V minus u upon t is called as acceleration. So it is mass into acceleration. Is that clear? लेकिन अभी हमने डेफिनेशन क्या था, rate of change of momentum is directly proportional to force. ये क्या हुआ आपका force. So we can say ma proportional to force. I hope you got it. ma मतलब rate of change of momentum is directly proportional to force. आपको ये भी मालूम है, जब कभी भी proportional साइन रहेगा, it should be replaced by a constant. Therefore, F equal to K into ma. F equal to K into ma. K is constant. उसका वैल्यू 1 एंड F is equal to ma। ये आपको एक नया फॉर्मूला मिला, बहुत इंपॉर्टेंट। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एक बार वापस बोलो, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फिर बोलो, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फिर बोलो, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। आई होप यू गॉट इट। कोई डाउट? वेरी गुड। सो द नेक्स्ट पार्ट, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बहुत सिंपल। ये आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि सपोज फॉर एग्जांपल आप बोटिंग कर रहे हैं और बोटिंग करते करते जैसे आप गेटवे ऑफ इंडिया पे आए, आपने देखा कि अरेबियन सी में आपने बोटिंग किया, वापस अपने गेटवे इंडिया पे आ गए। जैसे आप बोट पे आप नीचे कूदेंगे, जमीन पे कूदेंगे, तो क्या होगा कि आप वैसे खड़े कर जमीन पे नहीं कूद पाएंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको आगे कूदने के लिए आपको बोर्ड को पीछे जोर से धक्का देना पड़ेगा, क्योंकि जितना आप जोर से पीछे धक्का देंगे उतना आप आगे कूद पाएंगे। इस देखिए, अच्छा दो बातें, अगर बोट आपसे हल्की है तो जब आप आगे जाएंगे ना, तो जैसे आप आगे जाएंगे तो बोट बहुत फास्ट पीछे चली जाएगी, एकदम लंबी जाएगी, पर आप ज्यादा भी आगे नहीं कूद पाएंगे। लेकिन चूंकि बोट बहुत बड़ी है, आप इसका पूरा जोर लगाएंगे तो भी बोट तो पीछे हिलने वाला नहीं है और आप आगे चलेंगे। तो ये वन ऑफ द एग्जांपल है व्हाट वी कॉल न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। मतलब एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज
इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इज दैट क्लियर? आपने जो धक्का दिया तो आप आगे आ पाएंगे। ये एग्जांपल है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। अच्छा, अगर आपने कभी गन चलाई है क्या? वैसे देखो आर्मी वाले मतलब जो अपने डिफेंस में वो है चलाते ही हैं, लेकिन इसके अलावा भी अगर आप कॉलेज में आएंगे तो आपको एनसीसी आप ज्वाइन करेंगे। तो एनसीसी में आप 1 साल पूरा करने के बाद में सेकेंड ईयर में या 1 साल के एंड के अंदर आपको लेके जाते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो आपको वो एक पुराना टाइप का जो बंदूक है वो देते हैं, और ऑब्वियसली आपको बोलेंगे या जो लास्ट का जो बट है उसको यहाँ पे एकदम पूरा एकदम टाइट रखना है और मुंडी को एकदम पूरा टाइट रखना है, क्योंकि मुंडी ढीली रहेगी तो लग जाएगी। तो ये भी एकदम पूरा लूज नहीं रखना कि यहाँ पे हड्डी टूटती है। तो एकदम 2 बातें, एकदम पूरा हाइट तो आपको एकदम टाइट बांधना है, मुंडी को एकदम टाइट तो जगड़ना है, और लास्ट में ये भी एकदम टाइट रखना है। क्योंकि व्हेन आई वाज इन एनसीसी तो डेफिनेटली हमको काफी अच्छा लगा। इंटरेस्टिंग पार्ट है ये जब आपको सिखाएंगे कि कैसे गन मतलब चलाते हैं, और जो सामने एम है ऑब्वियसली एग्जैक्टली उसके एम पे आपको जो है वो गोली चलानी है। सो रिमेंबर, ये मैं एग्जाम्पल आपको क्यों दिया, क्योंकि जब अभी इसी के अंदर क्या है कि जब गोली बंदूक के आगे जाएगी तो क्या होता है कि जब वो आगे कब जाएगा, जब ये बंदूक जो है वो पीछे एकदम आएगा। तो जैसे आप गोली चलाएंगे तो क्या होता है कि जो बुलेट है वो आगे जाएगा एंड द गन विल कम बैक इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो कहना मतलब कि वो आ गया और ये पीछे है, तो इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आई होप यू गॉट इट। तो ये एग्जांपल है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। सो व्हाट इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन? एवरी एक्शन हैज equal and opposite reaction. Every action has equal and opposite reaction. I hope you got it. कोई डाउट? पक्का? Now serious. Then law of conservation of momentum. Law of conservation of momentum. मतलब एक्चुअली मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है, मतलब मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है। एग्जांपल ले लो, अभी प्रोपल्शन ऑफ रॉकेट, जब ये रॉकेट ऊपर जाता है तो हमें क्या करते हैं, हम लोग रॉकेट के अंदर हम लोग फ्यूल भरते हैं, सॉलिड फ्यूल भरते हैं, और जब उसको आप इग्नाइट करेंगे, वैसे देखा आपने दिवाली में हम लोग रॉकेट जलाते हैं ऐसे, लेकिन वो वाला रॉकेट नहीं, अपना नॉर्मल असली वाला रॉकेट, तो उसके अंदर सॉलिड फ्यूल रहता है। जैसे आप उसको जलाएंगे तो क्या होता है कि इसके अंदर जो फ्यूल जलेगा तो क्या होगा, उसकी वजह से उसके अंदर एक रहता है चेंबर, उस चेंबर के अंदर ट्रिमेंडस प्रेशर इज क्रिएटेड। अब जो फ्यूल है उसका भार इतना ज्यादा नहीं है, उतना भार उसका ज्यादा नहीं है, लेकिन क्या होता है कि जब वो अंदर जब बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है तो दीज गैसेस विल कम डाउन। जैसे वो पीछे तरफ जाएगी, तब गैस पीछे तरफ जाएगा तो क्या होता है कि गैस के अंदर मास होती है और स्पीड इतना ज्यादा कि मोमेंटम बिकम्स वेरी लार्ज, और वो मोमेंटम शुड बी इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ द रॉकेट, एंड देयरफॉर रॉकेट का इनिशियली मास बहुत ज्यादा होता है। तो जब मास बहुत ज्यादा होगा तो क्या होगा कि वो एकदम स्लोली ऊपर मूव करेगा, लेकिन ध्यान रखना मोमेंटम सेम होता है। अच्छा, जैसे जैसे अंदर को जो फ्यूल जलेगा उतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा, तो जितना ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा रॉकेट के अंदर उतना गैसेस और जोर से बाहर आएगा, इसका मतलब मोमेंटम बढ़ेगा, इसका मतलब ऊपर वाला मोमेंटम भी बढ़ना पड़ेगा। एंड देयरफॉर ये रीजन है कि रॉकेट का इनिशियल स्टेज पे उसका स्पीड बहुत कम रहता है, लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर जाता है स्पीड बहुत ही बढ़ता रहता है। इसके बाद में क्या होता है कि जो फ्यूल लेते हैं तो फ्यूल भी कम होता है, तो जब फ्यूल कम हुआ मतलब जो उसका मास कम, रॉकेट का मास कम हुआ, तो रॉकेट का मास कम हुआ तो रॉकेट का स्पीड बढ़ जाएगा, बिकॉज मोमेंटम ऑफ द रॉकेट शुड बी इक्वल टू मोमेंटम ऑफ द गैसेस कमिंग आउट ऑफ इट। आपको समझा? सो आफ्टर एवरी सेकेंड, आफ्टर एवरी मोमेंट रॉकेट का मास कम होगा, रॉकेट का स्पीड बढ़ जाएगा। दूसरी बात, जब ज्यादा गैस जलेगा तो अंदर प्रेशर विल बी मोर, एंड देयरफॉर द pressure with which the gases are coming out will be more, so momentum also will be more. ये आपको एक एग्जांपल दिया, the best example है। आपने बचपन में गोटी तो खेली देखी, मार्बल्स का एग्जांपल। आप 2 मार्बल ले लो, एक मार्बल का नाम M1 और दूसरे का M2, एक का नाम A दूसरे का नाम B, एक का मास M1 दूसरे का मास M2। इस देखिए एकदम सिंपल है, 2 मार्बल आपने ले लिया। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, आप पहले मार्बल से दूसरे मार्बल को मारेंगे। तो जब पहला दूसरे मार्बल को मारेंगे मतलब इसका मतलब ये भी हो सकता है कि दूसरा मार्बल अपनी जगह पर है तो वो रेस्ट पर है, तो रेस्ट पर रहेगा तो इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0। इस देखिए, और इसका इनिशियल वेलोसिटी है u1। इस देखिए, हम चाहते हैं कि ये आपस में एक दूसरे से कोलाइड करें। अभी कोलिजन कब करेगा? जब u1 इज ग्रेटर देन u2।
u1 इज ग्रेटर देन u2। जब u1 u2 से बड़ा रहेगा तो ऑब्वियसली ये आगे जाके हिट करेगा। दो ये आपका b है और ये a है। जब दोनों एक डायरेक्शन में चल रहे हैं तो जब इसका स्पीड ज्यादा होगा तो ये जाके उसको हिट करेगा, तो जो a है वो b को उससे हिट करेगा। जब दोनों यहाँ पे मिलेंगे, जब कोई भी दो बॉडी आपस में कोलाइड करते हैं then they always exert equal and opposite force। ये बात आपको याद रखनी है हमेशा के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने दीवार पे जोर से मुक्का मारा, तो आपने जितना दीवार से जोर से मुक्का मारा ना, दीवार भी आपको उतना ही वापस मुक्का मारती है। ये बात आपको याद रखना है। इज दैट क्लियर? सो रिमेंबर, जब कोई भी दो बॉडीज आपस में कोलाइड करते हैं, ये बात याद रखना, वो ये कि चाहे एक बॉडी का मास कितना भी ज्यादा हो सकता है, कितना भी कम हो सकता है, वो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर दो बॉडीज आपस में कोलाइड किया तो there will be equal and opposite force, मतलब डायरेक्शन will be opposite। फॉर एग्जाम्पल, जब ये बॉडी इसको हिट किया तो इसका फोर्स F1 था, ये बॉडी इसको हिट करेगा, द फोर्स इज F2। दोनों फोर्स है F1 एंड F2, दोनों का डायरेक्शन उल्टा, एक इस तरफ है और दूसरा उस तरफ है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक सपोज नॉर्थ दूसरा साउथ है, तो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स। ये बात आपको याद रखना है। इज दैट क्लियर? तो आपने एक गोटी से दूसरी गोटी पे मारा, दोनों आपस में कोलाइड किया, कोलिजन करने के बाद में दे विल नाउ मूव विद फाइनल वेलोसिटीज v1 एंड v2। दे विल मूव विद फाइनल वेलोसिटीज v1 एंड v2। वापस बोलो, पहला बॉडी a, दूसरा बॉडी b, इसका पहले का इनिशियल वेलोसिटी u1, इसका इनिशियल वेलोसिटी u2, क्योंकि दूसरा नाम इसलिए, इसका मास m1, इसका मास m2। इज दैट क्लियर? अब जब ये बॉडी मूव कर रहा है विद वेलोसिटी u1, तो इसका मोमेंटम क्या होगा? mu1। याद करो, मैंने बोला ना मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। तो पहले वाले का मास कितना? m1, वेलोसिटी कितना? u1, इनिशियल मोमेंटम विल बी m1 u1। दूसरा बॉडी मूव कर रहा है, हाँ, मास m2, वेलोसिटी u2, मोमेंटम m2 u2, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सेकंड बॉडी। इज दैट क्लियर? अब दोनों बॉडी आपस में कोलाइड किया, कोलिजन करने के बाद में they will move in the same direction। they may move, एक वेस्ट भी हो सकता है, दूसरा मूव भी हो सकता है, लेकिन कोलिजन करने के बाद में जो वेलोसिटीज मिलेगा हम उसको नाम देंगे फाइनल वेलोसिटी। तो वी कैन से इसका वेलोसिटी v1, इसका वेलोसिटी v2। इज दैट क्लियर? कोई डाउट? नाउ सी दिस, दोनों आपस में कोलाइड किया, जब कोलिजन किया तो they will exert equal and opposite force। they will exert equal and opposite force। इज दैट क्लियर? अब आगे चलते हैं। So what's final momentum of first particle? m1 u v1। Final momentum second particle m2 v2। इसका मास m2 है, इसका मास m1 है, तो final momentum of b m2 v2। I hope you got it। कोई डाउट? Now see please। अभी हमने डिस्कस किया था they will exert equal and opposite force। F1 is equal to minus F2। F1 is equal to minus F2। What's the force? Mass into acceleration equal to second force mass into acceleration। Is that clear? अच्छा, पहले वाले का मास m1, इसलिए acceleration a1, दूसरे वाले का मास m2, दूसरे वाले का a2, लेकिन माइनस साइन क्यों? क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। माइनस साइन क्यों? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन उल्टा है। ओके, m1 into what is the formula for acceleration? Change in velocity upon time। तो पहले पार्टिकल का वेलोसिटी चेंज कितना हुआ? पहले वेलोसिटी कितना था? u1, बाद में कितना हुआ? v1। चेंज कितना हुआ? v1 माइनस u1। आई होप यू गॉट इट। चेंज कितना हुआ? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, v1 माइनस u1 अपॉन टाइम इज t। अपॉन टाइम इज t। सो v1 माइनस u1 अपॉन t इक्वल टू, ये माइनस हुआ, ये m2 हुआ। व्हाट इज a2? a2 मतलब एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द सेकंड पार्टिकल। सेकंड पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी u2, फाइनल v2। चेंज कितना हुआ? v2 माइनस u2। चेंज कितना हुआ? v2 माइनस u2। सो v2 माइनस u2 अपॉन t इज आपका चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। आई होप यू गॉट इट। अब देखो, ये वाला t और ये वाला t कैंसिल हो जाएगा, दिस t एंड दिस t गेट्स कैंसिल। ओपन द ब्रैकेट, m1 into v1 minus m1 into u1 equal to minus m2 into v2, फिर माइनस माइनस प्लस m2 into u2। एग्री? वापस देखिए, m1 into v1, m1 v1 माइनस m1 u1 equal to माइनस m2 v2 माइनस माइनस प्लस m2 u2। आई होप यू गॉट इट। अभी ये देखो,
ये माइनस वाला इसको यहाँ पे ले गया जो, तो हमारे पास क्या है m1v1 और ये माइनस m2v2 है, जब ये यहाँ पर आएगा तो प्लस में है, तो m1v1 प्लस m2v2 इक्वल टू ये माइनस m1u1 यहाँ पे माइनस में है, यहाँ पर आएगा तो प्लस में m1u1 प्लस m2u2। आई होप यू गॉट इट। ओके, अब आप ध्यान दीजिए, m1v1 मतलब फाइनल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, एग्री। m2v2 मतलब फाइनल मोमेंटम ऑफ सेकंड पार्टिकल, दोनों का प्लस मतलब टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। आई होप यू गॉट इट। तो क्या बोलेंगे, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। सो टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू m1u1 क्या होता है, इनिशियल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, m2u2 इनिशियल मोमेंटम ऑफ सेकंड पार्टिकल, दोनों को आप ऐड कर दो, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। इससे आप डेफिनेशन समझ सकते हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? इट स्टेज दैट when two bodies collide then the total momentum always remain constant, मतलब the total momentum before collision is equal to total momentum after collision. I hope you got it. ये क्या बोलते हैं, what is the statement? It states that when two bodies collide, मतलब when no external force acts, when no external force acts, जब कोई बाहर unbalanced force act नहीं करेगा, then total momentum is always conserved. Total momentum is always conserved, will always remain constant. It is called as law of conservation of momentum. So say statement, total momentum before collision is equal to total momentum after collision. Total momentum before collision is equal to total momentum after collision. This is called as law of conservation of momentum. I hope you got it. Pakka.